बच्चों, आज हम लोग जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें 6-7 दशक पहले लिखी गई यह पुस्तक आज भी उन सभी के लिए प्रासंगिक है जो महादेश के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास की एक ऐतिहासिक क्रमबद्धता में जानना समझना चाहते हैं, यानी कि जो इतिहास को जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने, जिनका समय 1889 से 1964 रहा है, सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया और सन 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्हें दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष, मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। एक महान राजनेता के साथ साथ उनकी प्रसिद्धि एक लेखक के रूप में भी सर्वविदित है, यानी सभी जानते हैं। उनकी पुस्तकों, विश्व इतिहास की झलकियाँ, आत्मकथा और भारत की खोज को क्लासिक का दर्जा हासिल है। भारत की खोज जो है उनकी अंग्रेज़ी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था और पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत की वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है, वर्णन किया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। तो हम लोग शुरू करते हैं पहला पाठ, अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। यह मेरी, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। यहाँ पर चित्र बना है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा की। तो ये भीड़, ये जन समुदाय है जो उनके साथ है। अतीत का भार। दूसरी जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत ख़राब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है, इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दुर्भी संधियाँ देखी हैं। अभी यहाँ पर आए हुए हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ को भी देखेंगे। तो यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पर एक शब्द आया है दुर्भी संधियाँ। तो यहाँ पे दूज कहते हैं शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। दूज का अर्थ है शुक्ल पक्ष का। हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष।
शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। और यहाँ पर कारावास जेल को कहा जाता है, और सहचर मतलब साथ चलने वाला। सहचर शब्द आया था जिसका अर्थ होता है साथ चलने वाला, साथ चलने वाला। और यहाँ इसके बाद एक शब्द आया है अवशेषों। अवशेषों का अर्थ होता है बचे हुए पदार्थ। और दुर्भी संधियां। दुश्मनों या गलत इरादों से की गई संधि। संधि का अर्थ होता है मेल जोल करना। जिस तरह से कि दो राजा जो है अपने लाभ के लिए, अपने फ़ायदे के लिए संधि करते हैं युद्ध में। तो यहाँ पर अहमियत का अर्थ होता है विशेषता। अहमियत का अर्थ है यहाँ पे विशेषता। तो इस तरह से चांद बेबी की हत्या जो है उसी के किसी आदमी ने कर दिया। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के लिए साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर अपने हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, यानी कि मैं भविष्य के बारे में भी नहीं लिख सकता। तो अब हमारे पास एक ही माध्यम है, एक ही बचा रहता है जो वो है अतीत। पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। और अतीत का दबाव, यहाँ पर अब इसमें क्या था, कैसे शुरुआत हुई, यहाँ पे इसका वर्णन है कि दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है, प्रभावित करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोंटू होता है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती हैं, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अब भी जारी हैं और हमें आकर्षित करती हैं। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है, यानी कि ये सभी व्यक्ति में एक जैसे ही होते हैं।
इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ, यानी कि मैं केवल इसके बारे में कुछ ही लिख सकता हूँ, ज़्यादा नहीं लिख सकता। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस पाठ के माध्यम से कुछ प्रश्न हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे करेंगे। और उन प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है कि अहमदनगर का किला पाठ कब और किसने लिखा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। यहाँ पर प्रश्न प्रश्न 1 हम लोग लिखेंगे, अहमदनगर का किला पाठ कब और किसने लिखा। तो यहाँ पर ये प्रश्न है। उत्तर हम लोग लिखेंगे, अहमदनगर का किला पाठ तेरह अप्रैल 1944 में जवाहर लाल नेहरू ने के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर हम लोग पहला प्रश्न किए। और प्रश्न 2 है कि इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन है। इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन है। यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू की नवी जेल यात्रा का नौवीं जेल यात्रा का वर्णन है। यह जेल अहमदनगर किले में थी। यह जेल अहमदनगर किले में थी।
नेहरू जी को इस जेल में नेहरू जी को इस जेल में 20 महीने गुजारना पड़ा। बीस महीने से भी अधिक गुजारना पड़ा। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया? तो यहाँ पर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे कि अहमदनगर के अहमदनगर के किले में नेहरू जी ने बागवानी का कार्य शुरू किया। क्योंकि वे खाली बैठकर व्यर्थ समय व्यतीत नहीं करना चाहते थे। व्यतीत नहीं करना चाहते थे यानी कि बिताना नहीं चाहते थे। उन्होंने पथरीली और कंकरीली ज़मीन को उपजाऊ बना डाला। उन्होंने पथरीली और कंकरीली ज़मीन को उपजाऊ बना डाला। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने ये 3 प्रश्न किए हैं यहाँ पर। और इसमें जो है पहला प्रश्न अहमदनगर का किला पाठ कब और किसने लिखा, और दूसरा इस पाठ में किसकी कौन सी यात्रा का वर्णन है, और तीसरा अहमदनगर के किले में रहकर नेहरू जी ने क्या कार्य शुरू किया, वहाँ पर रहकर उन्होंने अपना समय कैसे बिताया। तो यहाँ पर हम लोग जो है इस पाठ में
जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, नेहरू जी ने कुदाल छोड़कर कलम क्यों उठा ली और चांद बीबी की हत्या किसने की। तो ये 2 प्रश्न इस पाठ के शेष हैं, जिसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे और दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही प्रश्न करेंगे और सभी बच्चे इन प्रश्नों को करेंगे। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।